इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश जी सिन्हा, जनाब सैयद फैजल अली और मिस एनी इशबेल टोले, ब्रदर्स सिस्टर्स तो नहीं कहूँगा, लेडीज एंड जेंटलमैन भी नहीं कहूँगा, बहनों भाइयों, मैंने मिस एनी टोले की भी स्पीच को सुना और सैयद फैजल अली की भी स्पीच को मैंने सुना। मैं एनी इशबेल टोले की स्पीच के बाद मैं कह सकता हूं कि एक फर्स्ट हैंड एनालिसिस जितनी वो कर सकती थी इस माइनॉरिटी प्रॉब्लम की पाकिस्तान में, उन्होंने करने की कोशिश की है। सैयद फैजल अली और कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इनको एक समय सीमा में बांध दिया गया। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की नींव ही रिलीजियस इंटॉलरेंस पर पड़ी हुई है। उस समय यह कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान में एक साथ नहीं रह सकते। यह जो लॉजिक दी गई डिवीजन के लिए, यह बहुत ही घातक लॉजिक है, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान स्वयं में भी भुगत रहा है। और आप सबको जानकारी है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और स्पेशली हिंदू जो 1947 में अप्रॉक्सीमेटली 23 to 24% थे, आज उनका परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 1.2% रह गया है। भारत में माइनॉरिटीज 1947 में जहां पर 7 to 8% पॉपुलेशन थी, आज वो बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 14% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की यहां पर हो गई है। जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम क्या है? जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम पर यदि मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, उदारता, क्या कारण है कि इस प्रकार की असहिष्णुता और उदारता जो भारत के अंदर है वह पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? जब इस पर मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं, लगता है मुझे, ऐसा प्रतीत होता है कि जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है अथवा भारत का जो डिवीजन हुआ है वह ज्योग्राफिकल डिवीजन ही नहीं हुआ है, बल्कि एक प्रकार से कल्चरल डिवीजन भी हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से ही पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ है, जैसे लगता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी वो हमसे अलग हो गया है। भारत में भारत की कल्चर के कारण ही, भारत की संस्कृति के कारण ही दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं, सभी रिलीजन्स को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और जितने भी इस प्रकार के रिलीजन्स हैं, सब आपको यहां पर मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी देश में जितने भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं उनके फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो पूरे वर्ल्ड में किसी देश में नहीं मिलेंगे, तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और दुनिया किसी दूसरे देश में नहीं मिलेंगे। हमारे कल्चर की विशेषता है, हमारी संस्कृति की विशेषता है। जाति, पंथ, कास्ट, क्रीड के आधार पर, सेक्ट के आधार पर हमने कभी विचार नहीं किया है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहूं, पौराणिक उदाहरण आपको देना चाहूं तो इसलिए मैं देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के जो ने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की है, ये लाइफ है उसकी स्थापना की है, उसमें किसी को हिंसा का रास्ता अपनाकर उसे दबाना, उसे हैरेस करना, उसके शेयर को हासिल करने की कोशिश करना, यह कभी नहीं रहा है। यहां तक कि हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसे भी तिरस्कृत नहीं करना चाहते,
उसको हम पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहते। यह हमारे भारत की कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आपको मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यदि मैं समझता हूं कि यदि भगवान यदि चाहते तो लंका का अधिग्रहण कर सकते थे, लंका के भी वो राजा बन सकते थे, लेकिन लंका के राजा बनना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यह कहा कि वहीं का जो प्रतिनिधि था विभीषण को कि तुम्हारे हवाले ये लंका की सत्ता को करते हैं, लेकिन याद रखना धर्म का पालन करना। मैंने धर्म को मैं पूजा पद्धति के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं। दे दिया उन्होंने। आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। सारी दुनिया यह मानती थी कि पावरफुल मिलिट्री यदि किसी के पास है तो समुद्रगुप्त के पास है, और इसीलिए उन्हें नेपोलियन ऑफ ईस्ट कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने भी साउथ के 12 कंट्री 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर अपना राज्य स्थापित नहीं किया था, बल्कि 12 साउथ के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने उनमें एकता की संधि करा दी कि मिलजुल कर रहो, साथ रहो, लड़ो मत, और सत्ता उन्हीं के हवाले कर दी। हाल में आजादी के बाद के इतिहास को यदि देखें, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। एक भाषाई असहिष्णुता के कारण, भाषाई इंटॉलरेंस के कारण ही तो पाकिस्तान बना, ये बांग्लादेश बना। भारत यदि चाहता उस समय तो पाकिस्तान पर भी वो कब्जा कर सकता था, उसका अधिग्रहण कर सकता था, लेकिन भारत की कल्चर की यह विशेषता है कि हमने वो नहीं किया। भारत के कल्चर की यदि मैं बात करता हूं तो हाल ही में एक इन्वेंशन हुआ था, आपने नाम सुना होगा, हिग्स बोसॉन, जिसे कि बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल में भी यह बात निकल कर आई है कि एक सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसका एग्जिस्टेंस जिस एलिमेंट के कारण है, उसी एलिमेंट के कारण होल यूनिवर्स का भी एग्जिस्टेंस है। यही है, उसी के कारण। मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति को पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने भी अपनी अप्रूवल दे दी, उस पर मुहर लगा दी। अब मैं भारत की संस्कृति की एक मूल मंत्र संस्कृत में है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, यानी जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। जिस कल्चर की यह विशेषता हो, जिस संस्कृति की यह विशेषता हो, मैं समझता हूं कि इंसान और इंसान के बीच नफरत और घृणा पैदा करने का काम नहीं कर सकती, और वह केवल जो चेतन है, यानी जो जिंदा लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, केवल इंसान मात्र की ही चिंता नहीं करती है। मनुष्यों के अतिरिक्त जो मानवेतर प्राणी हैं उनकी भी चिंता हमारी संस्कृति करती है। हमारे यहां तो यह भी क्या है कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए। हमारे यहां तो यह भी कहा गया है कि जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, इनको भी डैमेज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं काम करना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। सब तो सब। हमारे यहां जो सर्प, काला नाग, उसे काटने के बाद भी मरने की पक्की गारंटी होती है, फिर भी हमारे यहां नाग पंचमी के दिन उसे दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना की जाती है। यह हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता है। इंटॉलरेंस किस हद तक पाकिस्तान में है, क्या आपको याद होगा कि 1916 में, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस के अधिवेशन ने एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी एक अलग से बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन कर दिया जाना चाहिए, उस आधार पर यह प्रस्ताव उस समय पारित हुआ था। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद का। उत्तर प्रदेश और
बिहार के मुस्लिम्स में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन पाकिस्तान बन गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुस्लिम्स हैं वहां, उनको मुहज्जिर कहते हैं, उन्हें नफरत और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान का गठन ही तो इस्लामिक ब्रदरहुड के आधार पर किया गया। कहां चली गई वह ब्रदरहुड? वहीं का रहने वाला, चाहे शिया हो, चाहे पश्तून हो, चाहे मुजाहिदीन हो, सबके प्रति एक नफरत का भाव है। गिलगित बाल्टिस्तान में यदि हम देखें तो गिलगित और बाल्टिस्तान में तो एकदम बिल्कुल शियाओं का सफाया किया जा रहा है। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो गए। और मुझे याद आता है कि एक टॉम फ्रीडमैन, उन्होंने 9/11 की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद इन्फोसिस वर्सेस अल-कायदा एक आर्टिकल लिखी थी। उसमें कहा था कि क्या अजीबोगरीब स्थिति है कि एक नौजवान इन्फोसिस में भी काम करने वाला नवयुवक है, हाईली टैलेंटेड नवयुवक है, और अल-कायदा में भी काम करने वाले नौजवान ही हैं, वह भी हाईली टैलेंटेड है। लेकिन अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री इस दुनिया की है, यदि भारत में आती है तो आईटी सेक्टर के जो टैलेंट्स हैं उनकी तलाश करने के लिए आती है, और यदि पाकिस्तान में जाती है तो ऐसे नवयुवकों की तलाश करने के लिए अमेरिका नहीं जाता है, बल्कि अमेरिकी सेना यदि वहां जाती है तो ओसामा बिन लादेन की तलाश करने के लिए जाती है। क्या कारण है? क्या अमेरिका वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र के टैलेंट्स को ढूंढने के लिए नहीं जाती है, बल्कि अमेरिका यदि जाता है तो भारत में आता है, पाकिस्तान में नहीं जाता है? यह कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के अंदर आजकल जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि केवल एशिया के पीस के लिए नहीं, वर्ल्ड पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहां टेररिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर एक ग्लोबल कंसर्न है, रीजनल कंसर्न नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न है उस समस्या को लेकर। इसके ग्लोबल डायमेंशन को भी हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और यदि हम स्टेबल और पीसफुल स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं तो कभी केवल मजहब के आधार पर अथवा केवल रिलीजन के आधार पर किसी स्टेबल और पीसफुल स्टेट का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और भारत यदि आज पाकिस्तान की अपेक्षा स्टेबल स्टेट है तो इसी कारण है कि भारत की जो संस्कृति, जिसके अंदर टॉलरेंस है, जिसके अंदर उदारता है, इस विशेषता के कारण ही भारत कंपैरेटिवली एक स्टेबल कंट्री हम उसे मान सकते हैं। और मजहबी राज्य होने के कारण जिस तरीके का रिलीजियस परसिक्यूशन पाकिस्तान में घातक हथियार बन गया है, वो चाहे ईसाई हो, सिख हो या अन्य संप्रदाय के लोग क्यों न हो, कोई वहां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में एक नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें यह बात थी कि पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गया था कि जो भी हिंदू यहां पर पाकिस्तान में हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए भारत यदि चाहे तो वहां पर काउंसलेट बना सकता है। मैं समझता हूं उसके बाद केवल कराची में ही कुछ समय के लिए काउंसलेट था। क्यों? कुछ समय के लिए था, लेकिन अब उसे भी वहां पर समाप्त कर दिया गया। भारत को इस मामले में पाकिस्तान से पहल करनी चाहिए थी। यदि सचमुच माइनॉरिटीज के ऊपर पाकिस्तान में जैसी एट्रोसिटीज हो रही हैं, यदि उसको लेकर थोड़ी बहुत भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसर्न होती है तो कहता कि नहीं, वहां पर काउंसलेट होने चाहिए ताकि वहां की माइनॉरिटीज की जो है चिंता की जा सके। यह नहीं किया।
और मेरा जहां तक ख्याल है कि 94 में आईएसआई के प्रेशर में आकर, आईएसआई के सुझाव पर ही वो जो एक कराची में कॉन्सुलेट था उसे भी बंद कर दिया गया था। अब वहां से माइनॉरिटीज किस तरीके से हिंदुस्तान में आ रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि इस मामले को तो मैं पार्लियामेंट में भी उठा चुका हूं और सरकार का ध्यान ही इस ओर हमने आकर्षित किया भी है। मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी का फेल्योर मानता हूं कि कन्विक्शन जो चाहिए, एक जो विल पावर चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट में उसकी कमी है। अब जैसे हाल की जो एक घटना थी, हेमराज और सुधाकर, हमारे जो दो सेना के जवानों को यलोसी क्रॉस करने के बाद जिस तरीके से ब्रूटली उनका मर्डर किया और उनके सिर को धड़ से अलग करके वो अपने साथ ले गए। क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा कि भारत को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए था, केवल पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए था, नहीं कराया। मैं तो उसमें पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं था। मैंने कहा फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ समय के लिए सरकार को यह चाहिए कि कह दे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का जो प्रोसेस चल रहा है भारत इसको बंद करता है। फॉर द टाइम बीइंग, मैं नहीं कहता हूं कि सदैव के लिए बंद कर दिया। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन का लेवल है, लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसे थोड़ा लोअर डाउन कर देना चाहिए। और मैंने यह भी कहा फॉर द टाइम बीइंग, मैं सदैव के लिए नहीं कह रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग एक बार कह देना चाहिए था। जो हमारे हाई कमिश्नर जो है पाकिस्तान में, उन्हें भी तत्काल मैं वापस बुलाता हूं। लेकिन एक जो स्ट्रांग प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दर्ज कराना चाहिए वो नहीं करा रही। और यदि माइनॉरिटीज पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है तो मैं केवल पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, बल्कि भारत सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। इसी कारण जो है माइनॉरिटीज वहां पर सुरक्षित नहीं। क्यों नहीं है? 120 करोड़ की पॉपुलेशन का हमारा देश और एक छोटा सा देश जो कि अपना ही था कभी। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। आप भी के पड़ोस में जो होगा, एक चैन की जिंदगी जीने के लिए आप अपने पड़ोसी के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर रखते हो। हम भी पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं, बेहतर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, पाकिस्तान ने कभी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। जनरल मुशर्रफ के बारे में भी आपने सुना क्या हुआ। कारगिल की लड़ाई के पहले 11 किलोमीटर भारत की सीमा में प्रवेश कर गए और भारत आने के बाद जिस समय अटल जी की और उनकी बातचीत हो रही थी, क्या क्या बातें उन्होंने कही। जैसे लगता था कि कारगिल का जो युद्ध हुआ है वो पूरी तरह से भारत ही उसके लिए दोषी है। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समअप करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा विषय है। हमारा यह कहना है कि माइनॉरिटीज को की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। और हाल फिलहाल जो माइनॉरिटीज के लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उनके संबंध में गवर्नमेंट की वेल डिफाइंड रिफ्यूजी एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। रिफ्यूजी एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आज तक कोई रिफ्यूजी और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी उनके लिए है ही नहीं। वो जाए कहां? मैं मिला हूं ऐसे कई लोगों से, हिंदू हैं, सिख हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है पाकिस्तान में भी हमारी हालत यही है और भारत में भी हमको कोई पूछने वाला नहीं है। यदि हमको हो तो मैं कहना चाहूंगा दो टूक शब्दों में कि सचमुच उन्हें भारत की सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। इस पर कोई किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। हम क्यों उनके साथ इस प्रकार का उपेक्षात्मक व्यवहार करते हैं? इतना मैं जरूर अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी में मैं हूं उस पार्टी में इफेक्टिव रोल, पार्टी प्रेसिडेंट हूं इसलिए मैं कह सकता हूं
यदि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो भी प्रोग्राम करेंगे, हम इस इशू को लाइटली नहीं लेंगे। हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल फोरम पर हमारे संबंध में क्या कहा जाएगा, क्या सुनाया जाएगा, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। मानवता, उदारता, सहिष्णुता, यह जो हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं, स्पेशलिटीज हैं, इनका ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इस मुद्दे को जिस प्रभावी तरीके से उठाना चाहिए अथवा सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज का कॉग्निजेंस ले, इसके लिए जो इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए हम निश्चित रूप से करेंगे। राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इससे इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।